आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हमेशा मुनाफे में होते हैं। दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि उनका सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा होता है, लेकिन हर छोटा सरमायाकार स्टॉक मार्केट से घबराता है। उसकी वजह यह है कि वो बगैर किसी रहनुमाई की सरमायाकारी करता है और जब उसे नुकसान होता है तो वो अपनी गलती सुधारने के बजाय स्टॉक मार्केट को कसूरवार ठहरा देता है। तो इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? इसका बेहतरीन हल है PSLU का YouTube चैनल, जहां पर रोजाना तालीमी प्रोग्राम किए जाते हैं और माहिरीन अपने तजर्बे और तज्जिये के जरिए आपको सही रहनुमाई देते हैं। इसके अलावा हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, जहां हमारे माहिरीन आपको तकनीकी और बुनियादी तज्जिये की बुनियाद पर अहम रहनुमाई फराहम करते हैं। तो आज ही ज्वाइन करना ना भूलें और मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, बजट के बाद जो है जो फाइनेंशियल मार्केट के जो ये सेक्टर्स हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर्स हैं और इंश्योरेंस सेक्टर है, वो कैसे रहेंगे, क्या उसमें स्टांस रहेगा, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, डॉक्टर मुबशिर रज़ा साहब, जो कि जिनकी एक वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग ग्रिप है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, और जो है साथ ही साथ जो है वो ऑथर भी हैं और साथ ही साथ जो है वो लॉयर भी हैं। और जो है उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, ऑब्वियसली वो बड़ी आफ्टर एक बड़ी ह्यूज रिसर्च के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ये सारा वो कहते हैं ना कि मटेरियल हमें ईज ऑफ करने के लिए जो है हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, ताकि जो है हमारी नॉलेज और जो है हमें चीज़ों का जो है वो आइडिया हो सके। नाउ द बजट इज़ नियर, और उसके बाद देखते हैं कि इन सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या कैसे रहेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड वंस अगेन आप जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। और जो है जैसे कि बैंकिंग सेक्टर और आपने इंश्योरेंस सेक्टर की बात की, तो मैं जो है थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या सिनेरियो होने वाला है। और ज़ाहिर है बजट बिल्कुल करीब है, और जो इस वक्त हमारी करंट सिनेरियो सिचुएशन चल रही है वो भी पता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो टॉपिक आपने रखा है इसमें क्या आप हमें बताने वाले हैं। देखें, एक बात तो ये लोग कह रहे हैं मुझसे और मुख्तलिफ जगह से राय भी आ रही है ये हाँ। कि आने वाले वक्त के अंदर एक तो ये कि हमारी यहाँ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है और ठीक ऑयल है। प्राइसिंग ऊपर जा रही है, उसकी वजह से ये तो यकीनी तौर पर नजर आता है ठीक है। कि महंगाई तो ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हम्म। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, क्योंकि ज्यादातर मॉनिटर्स ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं IMF के अंदर, तो उनके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो मेन जरिया है या हम्म। हथियार है, वो है टैक्स को बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। हम्म। तो ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि अगर इसी तरीके के हालात चलते रहे सही। तो बजट के बाद स्टेट बैंक यकीनी तौर पे कम से कम 1 या 1.5% इंटरेस्ट रेट ऊपर ले जाएगा जो है। ओके। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट और ऊपर चला जाता है हाँ। तो जाहिर है कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी जो है। हम्म। ये तो एक तयशुदा बात है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफी ज्यादा आए हैं। जो अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे हम्म। पता चलता है गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ा हुआ है, उससे कोई कमी नहीं आई है। तो सही। उस सूरत के अंदर भी गवर्नमेंट फिर मजीद लोन्स लेगी बैंकों से, डोमेस्टिक बैंकों से लोन लेगी। तो उस सूरत में भी बैंकों की जो ग्रोइंग यील्ड्स हैं और रिटर्न्स हैं वो बढ़ेंगे जो है। वो तो बढ़ेंगे। इसलिए ये आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि
बैंक्स और मेरे को अभी आने वाले वक्त के अंदर प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, बैंकों के रिटर्न जो है अभी भी अच्छे हैं लेकिन और अच्छे हो जाएंगे जो है। अच्छा, सही। इंश्योरेंस की बात इसलिए हो रही है, एक तो बड़ा निगलेक्टेड सेक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए इंश्योरेंस हमेशा से, क्योंकि सही। लोग मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में करते हैं, हम्म। लेकिन मैंने ये देखा है कि इंश्योरेंस को सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है जो है। तो एक अजीब बात ये है, हालांकि इंश्योरेंस भी बड़ा अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, लेकिन बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं इसके ऊपर पर क्यों सर, क्यों और तवज्जो बड़ा क्यों लिमिटेड कम है लोग जो है इसमें इंश्योरेंस की जाते तरफ? हैं। एक तो ये कि लोग इतना अवेयर नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, दूसरे ये दो तीन ही बड़ी कंपनियां हैं जो कि ज्यादा ऑपरेट करती हैं इंश्योरेंस के अंदर जो हैं। हाँ, ज्यादातर कंपनियां ग्रुप्स की अपनी हैं जो कि सही। अपनी इंश्योरेंस ही कवर करती हैं, तो उस वक्त उनके प्रॉफिट भी इतने कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, तो हाँ, इसलिए लोगों का मेरा ख्याल है कि कम इंटरेस्ट होता है इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, इतना ज्यादा नहीं होता जितना दूसरे सेक्टर्स के अंदर हमने देखा है कि इंटरेस्ट होता है। सही। बहरहाल, तो अब ये नजर, क्योंकि बजट में ये बात समझ में आ रही है बहुत ज्यादा, मैंने पिछले भी व्लॉग्स में भी कहा था कि एक तो रिबेट देने का चांस आ रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में रिबेट जो है, टैक्स के अंदर रिबेट, जो लोग इंश्योरेंस करवाएंगे उनको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा जो है, ये बात बहुत ज्यादा हो रही है, लोग कह रहे हैं। अच्छा। दूसरी खबर ये आ रही है हाँ, कि गवर्नमेंट एक और तब्दीली ला रही है, वो ये कि जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है वो भी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज को परमिशन मिल जाएगी जो है। अच्छा, ये भी मैं आपको जरा बता दूं, हाँ, हाँ, जरा ये बता दूं, बिफोर 1971 प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज भी गवर्नमेंट की जो एसेट्स होते थे उनकी इंश्योरेंस करती थी। जब मिस्टर अच्छा, भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस थी उसको नेशनलाइज किया, जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके लाइफ ठीक है। इंश्योरेंस के पोर्टल्स को नेशनलाइज कर दिया और हाँ, एक कंपनी बना दी, गवर्नमेंट की कंपनी, उसका नाम था स्टेट लाइफ। सही। तो 1971 या बहत्तर बहत्तर में या 73 में स्टेट लाइफ आ गई थी। तो सही। सिर्फ ये हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट लाइफ ही लाइफ इंश्योरेंस कर सकती थी, बाकी सब पे बैन था कि कोई अच्छा, इंश्योरेंस नहीं कर सकता लाइफ इंश्योरेंस पे। ठीक है। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा हाँ, हाँ, और मेरा ख्याल है कि 1992 या 93 में फिर उन्होंने परमिशन दे दी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी, प्राइवेट सेक्टर भी लाइफ इंश्योरेंस कर सकता है जो है। तो उसके बाद चंद इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट में आ गई, सही। जैसे जिसमें कि सबसे आगे आगे ईएफयू थी, ईएफयू लाइफ, फिर ठीक। आदम की आई, हम्म, जुबली आई और भी कई आई, लेकिन ये कि ज्यादा पॉपुलर यही हुई जो है। यही तीन थी। तो ये सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर में आ गया और लाइफ स्टेट लाइफ चल रही है, अभी भी चल रही है, काम कर रही है, हाँ, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस कर रही है जो है। सही। अच्छा, अब ये न्यूज सुनने में आ रही है, बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं इस पे जो है, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग खासतौर पे, हाँ, कि शायद गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे रही है कि गवर्नमेंट एसेट्स भी प्राइवेट इंश्योरेंस कर सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट 1971 के बाद गवर्नमेंट एसेट को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपनी बना दी थी, उसका नाम था नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक। तो प्राइवेट कंपनीज जो थी हाँ, हाँ, वो नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट के एसेट्स को इंश्योर, तो ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ से ये सेक्टर निकल गया था, गवर्नमेंट के एसेट्स की इंश्योरेंस। अच्छा, गवर्नमेंट के एसेट जो है वो इतने वसी होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के एसेट्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे जितना डिफेंस इक्विपमेंट आता है, इंपोर्ट होता है, वो सब इंश्योर्ड होता है। हाँ, जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की वो सब इंश्योर्ड होती हैं। फिर गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं वो इंश्योर्ड होती हैं। हाँ, हाँ, फिर जो इनके अपने एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, लैंड्स हैं, दफातर हैं, बहुत सी चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो सब इंश्योर्ड होती हैं, उनकी मशीनरी इंश्योर्ड होती है। तो ये सही। बहुत बड़ा एक सेक्टर है। अगर इसको उन्होंने परमिशन दे दी बजट में, तो आप हाँ, ये समझ लें कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की एकदम ग्रोथ बहुत ऊपर चली जाएगी, इनके रिटर्न एकदम बहुत बढ़ जाएंगे। मगर ये अभी सिर्फ न्यूज है, ये अफवाह चल अभी, रही है, अभी ये हाँ, अभी कंफर्मेशन अफवाह नहीं चल है रही है, अभी अभी हम इसमें अमेंडमेंट होगी ये। ये नहीं ये पता। समझते हैं, सही। हाँ ये पता नहीं है, हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त के हिसाब से अगर ये परमिशन मिल जाती है तो हमारे सुनने वालों के लिए जरूरी है कि वो इससे वाकिफ हों कि क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं उनको जो है, अगर इस सेक्टर में गवर्नमेंट परमिशन देती है और वो शेयर्स उठाते हैं अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के, तो क्या क्या उनको
फवायद हासिल हो सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसको जरा सा हाईलाइट करें चीजों को जो है, बिल्कुल, क्योंकि ये सेक्टर अभी तक हाईलाइट हुआ नहीं है। एग्जैक्टली और सर तो ये जो गवर्नमेंट अगर ये जो प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो इसमें सिलेक्टेड होंगी या जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं सबको ये बेनिफिट होगा कि वो कर सकते हैं इंश्योर ओपन तो प्रॉपर्टी? सबके लिए हो जाएगा, ओपन तो सबके लिए हो जाएगा, ओके, ओपन तो सही। सबके लिए हो जाएगा, लेकिन उसके हाँ, लिए कोई कंडीशंस हो जाएंगी, जो अच्छा, कंडीशंस फुलफिल कर सकेंगे उनको चांस मिलेगा जो है। तो ये अच्छा, सूरत हाल है जो है। सही सही। भारत, अब जरा सा हम इस पे बैंकिंग हम्म, सेक्टर के ऊपर पहले, सही। तो पहले हम बैंकिंग सेक्टर को जब हम बात शुरू करते हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है बैंक्स की। ठीक। बैंक कब बना, बैंक का आगाज कब हुआ और किस सूरत में हुआ। हम्म। तो जरा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं, ब्रीफली बिल्कुल, बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट करके कि बिल्कुल, बैंक का आगाज कब हुआ। सही। हिस्ट्री बताती है कि बेबीलोनिया के अंदर, हम्म। प्री हिस्टोरिक एज के अंदर भी बैंकों का एक सिस्टम काम करता था। तो ओके। एक हिस्टोरिकल बात है, हम्म, लेकिन वो किस तरीके का था, क्या था, उसकी डिटेल्स नहीं मिलती कहीं। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब क्रूसेड शुरू हुई, यानी कि ईसाइयों मुसलमानों की मजहबी जंगें, जिसमें कि हुआ ये था कि मुसलमानों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जो आजकल बैतुल मक़दस कहलाता है, पहले यरूशलेम कहलाता था। हम्म। तो उसके बाद ईसाई पादरियों ने पूरे यूरोप के अंदर शोर मचा दिया, बादशाहों को खत लिखे पोप ने कि जनाब ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई कि हमारे मुतबर्रिक मकामात पे मुसलमान काबिज हो गए हैं, तो इनके हाँ। खिलाफ जंग लड़ी जाए। तो क्रूसेड्स, उसको हम कहते हैं, 4-6 जंगें हुई हैं, उसे क्रूसेड्स कहते हैं। तो आपने भी सुना होगा, लोगों ने सुना होगा, एक जंग सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुकाबला किया था, 1-2 जंगें सलाउद्दीन के साथ भी हुई हैं हाँ, हाँ, और दीगर मुसलमानों के साथ भी हुई हैं, बादशाहों के साथ। तो जब क्रूसेड शुरू हुई, तो क्रूसेड के अंदर ये हुआ कि पूरे यूरोप के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई, पूरे यूरोप में, पेरिस, जेनेवा, बर्लिन, लंदन, पोलैंड, वारसा, रोम, ये इस्तांबुल, जिसे हम कुस्तुनतनिया पहले कहते थे, ये सब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के पास थे। और इन सही। पादरियों ने ज्यादा के बड़े बड़े वास किए वहां के ऊपर, और लोगों को तैयार किया कि तुम मुसलमानों पे हमला करो। तो हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग रवाना हो गए। अच्छा, उसमें होता ही ये था, क्योंकि वो एक हुजूम होता था लोगों का, तो वो लूट मार अपने लोगों की भी कर लेते थे। इन्हीं, अगर रास्ते में ईसाइयों की बस्ती आ रही तो उसको भी लूटते चले जा रहे हैं, अच्छा। उनको भी कत्ल करते जा रहे हैं जो है, जो हाँ। मुकाबला कर रहा है। उसके नतीजे में यूरोप के अंदर बहुत शदीद किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और लोगों को, जो मुसाफिर सफर करते थे, उनके लिए सफर करना बहुत मुश्किल हो गया कि डाकू आकू सामान लूट लेते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया हम्म। इस कंडीशन की वजह से। उस वक्त मुझे याद नहीं है, एक फैमिली थी, उसने एक निज़ाम बनाया कि जो लोग के ज़ियारतों में जाना चाहते हैं ईसाई, बैतुल मक़दस, तो वो हम्म। अपने पैसे वहाँ डिपॉज़िट करा दें। और जगह-जगह उन्होंने खानकाहें बना दी थी। वहाँ जब वो ठहरते थे, तो उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी, हम्म। और जितने पैसे उनको चाहिए होते थे, वहाँ अदा कर दिए जाते थे। वो एक नोट दिखाते थे कि हमने ये पैसे वहाँ डिपॉज़िट करा दिए हैं। तो ये एक बैंकिंग की एक स्टाइल था। और उनको जब बैतुल मक़दस पहुँचते थे, तो रिमेनिंग अमाउंट भी वो निकलवा सकते थे अगर चाहते थे जा कर के तो। वो एक सिस्टम बना बैंकिंग का जो है। लेकिन ये एक बहुत पुरानी 10th या 11th सेंचुरी की बातें हैं जो हैं। सही। और ये बाकायदा इस किस्म का बैंकिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि एक सिस्टम बनाया गया था जो है। बहरहाल, जो हमें पहला मिलता है बाकायदा ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम, वो कायम हुआ फ्लोरेंस के अंदर। हम्म। और एक फैमिली थी, मेरेडी फैमिली, उसने बैंक ऑफ संजोजो बनाया फ्लोरेंस के अंदर, जो हम्म। बाद में जेनेवा के अंदर भी 1407 के अंदर ऑपरेट करना शुरू हुआ। ये पहला डॉक्यूमेंटेड बैंक है जो आजकल शेप हमें नजर आती है ना बैंक्स की, उससे किसी हद तक मिलता जुलता ये पहला बैंक बना है जो है। सही। हिंदुस्तान के अंदर 1770 में, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना कलकत्ता के अंदर, ओके। ये भी अंग्रेजों ने बनाया। हम्म। पार्टीशन के बाद 43 बैंक्स पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में काम करते थे, जिसमें अक्सरियत जो थी वो हिंदुओं की थी जो है। ओके। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ, तो हिंदू में अपनी यहाँ से बैंक लिए, तो यहाँ ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के इलाके में, और इंडिया चले गए। और हबीब बैंक क्योंकि मुसलमानों का था और पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, वो पाकिस्तान आ गया और कराची में उसका हेड ऑफिस बन गया। इसी तरीके से मुस्लिम कमर्शियल बैंक चिटागोंग में चला गया,
और उन्होंने वहाँ ऑफिस 48 में शुरू कर दिया अपना। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग की बुनियाद पड़ी, 2 बैंकों ने डाली, हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ओके। अच्छा, एमसीबी, हाँ। स्टेट बैंक पाकिस्तान बनने के बाद फॉर्म हो गया था, वो तो गवर्नमेंट का बैंक था। नेशनल बैंक भी बन गया उसके बाद जो है, वो भी गवर्नमेंट के बैंक से। तो अच्छा। ये बेसिक हिस्ट्री है इसकी, सही। आपने बैंकिंग की जो है। अब हम हिस्ट्री के बाद अब हम आते हैं इस तरफ कि जब भी आदमी कोई इन्वेस्टर देखे बैंक के स्टॉक लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उसको, किन किन चीजों को देखना जरूरी है उसके लिए, कि कोई भी बैंक का शेयर लेने से पहले इन्वेस्टर को देखना चाहिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, उसको जरा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ROE देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो तो हर कंपनी का देखना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बैंक का भी देखना चाहिए कि ROE कितना आ रहा है जो है। ठीक है। दूसरा देखना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड कितनी दे रहा है वो। ठीक है। तीसरा देखना चाहिए उनको कि डिपॉजिट्स कितने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बैंक का काम ये है कि वो डिपॉजिट लेता है और बिजनेस के लिए लोगों को इन्वेस्टमेंट देता है। सही है। ठीक है, या जिनको जरूरत हो लोन की उनको लोन देता है। हाँ। अच्छा, अब जो डिपॉजिट होते हैं वो 2 तरह के कॉमनली होते हैं, कॉमनली 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। हाँ। एक होते हैं करंट अकाउंट ठीक है। और एक होते हैं PLS। ठीक है, सही है। इसके अलावा दीगर भी होते हैं, लेकिन अभी हम 2 को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। सही टर्म है, तो फाइनेंस मेजर। सर्टिफिकेट भी होते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की डिपॉजिट निकालते रहते हैं बैंक से, स्कीम वो भी होते हैं, लेकिन इस वक्त हम इन 2 को मेनली डिस्कस, मेन यही होते हैं। सही। भारत तो अब होता ही है कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई बैंक को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बैंक उसमें इंटरेस्ट नहीं देता, वो पैसा उसके लिए एक तरीके का फ्री पैसा होता है, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बैंक के पास पैसा आता है उसी में वो लोन देता है आगे जो है, और लोन वो देता है जैसे 11.5% या 11% इंटरेस्ट चल रहा है जो स्टेट बैंक ने लगाया हुआ है, 14, 15, 16% पे फाइनेंसिंग करता है बैंक अपनी, उनकी रिस्क देख करके और वेरियस बिजनेस फैक्टर्स देख करके वो अपने कहता है कि इतने परसेंट हम फाइनेंसिंग करेंगे जो है, तो जो कि अब 6-7% कमाने का उसको मार्जिन मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा, और फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो उसमें 5 से 7% देता है वो, तो अगर 7% दे रहा है वो प्रॉफिट जो है, इन्वेस्ट जो पैसे डिपॉजिट कर रहा है उसके पास सेविंग के अंदर, और 17% पे आगे फाइनेंसिंग कर रहा है, तो 9 या 10% का उसके पास मार्जिन आ रहा है जो है, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है अगर आप गौर करें तो। ठीक है ना, बहुत बड़ा मार्जिन है, 9%, 10%, 8%, बहुत बड़ा मार्जिन आ रहा है। तो ये बैंक की कमाई होती है, असल में मेन कमाई यही होती है। इसके अलावा वो दीगर इन्वेस्टमेंट भी करता है, जगह जगह स्टॉक में भी लगाते हैं और जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट को भी लोनिंग करता है, दीगर इन्वेस्टमेंट भी हैं, लेकिन हर जगह की पर उसका रेट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो डिपॉजिट के हिसाब से ही बढ़ता है। अगर डिपॉजिट ही नहीं होंगे तो बैंक फाइनेंसिंग कैसे करेगा? तो असल में पहले देखना चाहिए इन्वेस्टर को, जो भी बैंक का शेयर ले रहा है, कि डिपॉजिट कितने हैं इस बैंक के अंदर जो है। अच्छा, डिपॉजिट का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है ब्रांचेस से, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जितना ज्यादा वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होगा, जैसे आजकल लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हर काम मोबाइल फोन पे हो जाए, उनका इंटरनेट के जरिए हो जाए, एग्जैक्टली ऑनलाइन काम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन काम हो जाए। तो ऑनलाइन काम को जब तक टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जितना बैंक बढ़ता जाएगा, जैसे ATM कार्ड्स हैं या दीगर चीजों से निकाली हुई बैंकों ने, जो इसमें ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा उसके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, उसी हिसाब से कस्टमर बढ़ेंगे, जब कस्टमर बढ़ेंगे तो डिपॉजिट भी ज्यादा आएंगे। इसलिए हमको देखना पड़ता है कि बैंकों का डिपॉजिट कितना है जो। अच्छा, बैंक के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आगे बहुत तफसील के साथ डिस्क्राइब करूंगा, वो होता है कासा रेशो। कासा रेशो, अच्छा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बैंक के साथ कासा रेशो देखा जाता है। इसके अलावा नेट इनकम मार्जिन होता है, मैं भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आगे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको क्लोज करके मैं कासा रेशो पे आ जाऊंगा, मैं तफसील से डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा, अभी तो मैं थोड़ा मतलब ब्रीफ कर रहा हूँ ना आपको, ताकि लोग समझ जाए मेरी बातों को। सही। फिर उसके बाद नेट इनकम मार्जिन कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, मिसाल तौर पे इंटरेस्ट इनकम कितनी है, यानी लोगों को लोन दे रहा है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जो लोगों को अदा कर रहा है, ठीक है ना, इसको माइनस करें तो ये आ जाता है। अच्छा, एसिड्स की क्वालिटी होती है, इसको भी देखना पड़ता है। सही। एसिड दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं मेनली एसिड्स को जो है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है हाई क्वालिटी एसिड्स और एक होता है लो क्वालिटी एसिड। हाई क्वालिटी एसिड्स वो होते हैं जो कि फौरी तौर पे ट्रांसफर हो सके, मिसाल तौर पर कैश, ओके, अकाउंट रिसीवेबल्स, या दूसरी ऐसी सिक्योरिटीज जो कि बताती हों कि आसानी से ट्रांसफर हो सकती है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड से फौरी तौर पर सेल हो सकते हैं। ये तमाम चीजें जो होती है ना,
ये हाई क्वालिटी एसेट्स होते हैं। अच्छा, दूसरे एसेट्स होते हैं लो क्वालिटी एसेट्स। वो एसेट्स जो कि फौरी तौर पे कोई रेवेन्यू जनरेट ना करते हों, नंबर 1 पे वो आते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक ने कोई बिल्डिंग अगर ले ली है, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, बेकार पड़ी हुई है, या कोई लैंड ले ली है, वो बेकार पड़ी हुई है, या कोई और एसेट लिया हुआ है जिसके फौरी तौर पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, वो लो क्वालिटी एसेट्स में आते हैं। तो हमें देखना ही पड़ता है हर बैंक के लिए कि इनके पास कितने हाई क्वालिटी एसेट्स हैं और कितने लो क्वालिटी एसेट्स हैं। अगर हाई क्वालिटी एसेट्स ज्यादा हैं और लो क्वालिटी एसेट्स कम हैं, तो बिल्कुल बैंक रिलायबल है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा, एक और चीज होती है, कैपिटल स्ट्रेंथ देखना पड़ती है बैंक की, कि कैपिटल स्ट्रेंथ किस चीज की जो है। अगर कैपिटल स्ट्रेंथ कमजोर है, स्ट्रेंथ जो है, कितना कैपिटल कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, अगर ये कमजोर है तो उस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए जो है। और अगर ये बहुत मजबूत है तो बिल्कुल करना चाहिए। अब मैं आगे जा रहा हूं आपको बताने के लिए कि किन किन चीजों के ऊपर किस किस तरीके से सही इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी सब समझते हैं क्या होता है। ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया, तो ऐसे इक्विटीज है बैंक की, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, हर कंपनी का रिटर्न आरओई देखना पड़ता है, रेशो जो है, जितना अच्छा रेशो होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी। तो मैं बता रहा था आपको आरओई का, जी, आरओई का बता रहा था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो कॉमन चीज है, हर कोई। हम यहाँ पे जो रेशोज देख रहे हैं वो स्पेशली वो रेशोज पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं जो कि बैंकिंग से ज्यादा मुताल्लिक। बाकी जनरल रेशो से हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जनरल रेशो सबको पता है जो हर कंपनी में अप्लाई होते हैं। हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल इसलिए करेंगे क्योंकि बैंकिंग के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनकी अहमियत बैंकिंग या ज्यादा है, और इस तरीके से इंश्योरेंस में भी जिनकी अहमियत ज्यादा है उनको हम डिस्कस करेंगे। सही तो इसके अंदर तो आरओई तो जनरली इस्तेमाल होता ही होता है। इसके बाद प्राइस ऑफ बुक वैल्यू है, यानी कितनी बुक वैल्यू की कितनी अहमियत पड़ रही है जाके बैंक के अंदर जो है। अच्छा, बुक वैल्यू आप जानते हैं क्या चीज होता है, कि टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, पता चल जाता है एक की कितनी वर्थ है। तो इसके अलावा एक चीज होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशोज, तो ये होती है इंटरेस्ट इनकम माइनस बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कितनी आमदनी हो रही है इंटरेस्ट के जरिए और कितना खर्चा एक्सपेंस का जो हम दे रहे हैं, और उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज अर्निंग रेशो एसेट से जो है, ये निकल आता है जो है। बहुत आसान सा एक होता है कासा रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बैंक के हम देखते हैं कि करंट डिपॉजिट कितने हैं, उसको ऐड कर देते हैं सेविंग डिपार्टमेंट के साथ, सेविंग डिपॉजिट के साथ जो है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल डिपॉजिट से, तो हमें पता चल जाता है कि करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट किस रेशो के ऊपर है जो है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा होता है नॉन परफॉर्मिंग रेशो जो है, इसको देखा जाता है, इससे पता चल जाता है कि कितने ऐसे लोन बैंक ने दिए हुए हैं जो कि बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, करीब करीब है बैड डेट्स में, तो उसमें पता चलता है कि बैंक को लॉस कितना हो सकता है जो है। अच्छा, कवरेज रेशो होता है कि वो कवरेज रेशो बता देता है हमको लोन कितनी आसानी के साथ रिकवर होंगे या नहीं हो पाएंगे जो है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अच्छा, उसके बाद हम और चीज देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो जो है वो हमको बताता है कि गुड एसेट्स और कम गुड एसेट्स जो है, वेरी गुड एसेट्स और नॉर्मल गुड एसेट्स के अंदर क्या तनासुब है, वो हमें उसका पता चलता है। और उसका रिस्क देख लेते हैं साथ साथ, ये निकल आता है इससे जो है। ये बड़े आसान चीजें हैं, अगर इसको देख लिया जाए तो पता चल जाता है कि ये बैंक की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, और इस बैंक के अंदर डिफॉल्ट करने के चांसेस क्या हैं। उसी हिसाब से शेयर्स को देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए जो है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बेसिक चीजें जो है। अब हम आ रहे हैं आपको बताने के लिए, हमने थोड़ा रिसर्च वर्क करवाया है लोगों से जो है कि कौन से बैंक जो है उनकी क्या पोजीशन है जो है। जैसे मीजान बैंक है, तो मीजान बैंक जो है उसकी नंबर 1 स्ट्रेंथ है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो है, सबसे अच्छा बैंक कंसीडर किया जाता है इस्लामिक बैंकों में, तमाम इस्लामिक बैंकों में नंबर 1 की पर आ रहा है। इसका आरओई बहुत हाई है, ईपीएस भी इसका बहुत अच्छा है, इसका जो है वो कासा रेशो बहुत अच्छा है,
इसका ग्रोथ रेशो बहुत अच्छा है जो है, और इसका कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टाइल है इसका जो है, जो कि बहुत एडुकेट है, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है इसके अंदर। यानी लॉन्ग टर्म में अगर हम इसका शेयर ले लेंगे तो बहुत फास्टली कंपाउंड होता चला जाएगा। कंपाउंडिंग कंसेप्ट लोग जानते ही हैं जो स्टॉक्स करते हैं, सही। कितना तेजी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है जो है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक आता है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक मैसिव डिविडेंड देता है, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, ये मैसिव डिविडेंड है इसका। स्ट्रॉन्ग इसका ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इसका ट्रेडिस के अंदर है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ऑपरेशन एफिशिएंट ऑपरेशंस हैं इसके जो हैं, और स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इसका जो है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत अच्छा है, कि हाई क्वालिटी इसके पास एसेट्स ज्यादा हैं जो है। अच्छा, इसके बाद यूबीएल पे आ जाइए। तो यूबीएल का सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी बहुत ज्यादा फॉरेन ऑपरेशंस हैं, पाकिस्तान से बाहर जो उनकी ब्रांचेस हैं बहुत ज्यादा हैं यूबीएल की। सही। पाकिस्तान से बाहर उनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से कि इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का जो है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड देता है, और डिविडेंड जो इसका रेशियो है वो भी अच्छा है जो है। इसके बाद एचबीएल पे आ जाते हैं। एचबीएल का जो है वो डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, डिपॉजिट बहुत ज्यादा रखे हुए हैं एचबीएल ने जो है, और इसका भी स्टेबल डिविडेंड देता रहता है, हर साल स्टेबल डिविडेंड देता है। इसके बाद हम आ रहे हैं बैंक अल-फलाह के ऊपर। ये एंटरप्रेन्योर टाइप का बैंक है, एग्रेसिव इसका वर्किंग स्टाइल है, ज्यादा ज्यादा ब्रांचेस खोल रहा है, बहुत ज्यादा डिजिटल बैंकिंग पर कंसंट्रेट कर रहा है, और कंज्यूमर फाइनेंसिंग कर रहा है, कंज्यूमर फ्रेंडली बहुत है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग दे रहा है बहुत ज्यादा, और टेक्नोलॉजी का बहुत यूज कर रहा है। इस एतबार से इसकी ये क्वालिटीज हैं जो है। अब आ जाइए जनाब, लास्ट बैंक बचता है हमारे पास, दो बैंक और बचते हैं जिनको हमने किया हुआ है। एक तो ये है कि नेशनल बैंक। नेशनल बैंक जो है ना, वो गवर्नमेंट का बैंक है, उसके अंदर गवर्नमेंट का पैसा बहुत आता है, लेकिन उसके बहुत नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बहुत ज्यादा हैं, यानी डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हुए हुए हैं, और बैड डेट्स बहुत हैं उसके जो हैं। तो इसलिए लोगों को इसमें देखभाल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, स्मॉल बैंक में आ जाए तो बैंक इस्लामी है। बैंक इस्लामी की ग्रोथ अच्छी हो गई है। पहले मैनेजमेंट के इश्यूज थे जिसकी वजह से बैंक इस्लामी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जहांगीर सिद्दीकी के लेने के बाद से ये जो है वो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी हो गई, मैनेजमेंट इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं बड़ी हद तक जो है, और इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ रेट के हिसाब से अच्छा हो गया है ये। और कंपनीज में भी कर रहा है ये, लोगों को लोडिंग भी कर रहा है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग भी कर रहा है, और डिविडेंड भी इसका आना शुरू हो गया है जो है। तो इस एतबार से ये बैंक्स तो हमने बताया लोगों को कि डिजिटल बैंक। अब हम जरा सा आपको बताते हैं कि जो लोग के अलग अलग किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको भी हमने कैटेगराइज कर लिया है जो है। जो डिविडेंड लेने के शौकीन होते हैं, जिनको डिविडेंड चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ये भी अच्छा डिविडेंड देता है, अभी मैं बताऊंगा पिछले साल कितना दिया है उन्होंने। यूबीएल भी अच्छा देता है, एचबीएल भी देता है। अच्छा, इसके अलावा ग्रोइंग बैंक्स में अगर देखा जाए तो मीजान बैंक और बैंक अल-फलाह बहुत अच्छा है, जो ग्रो कर रहे हैं तेजी के साथ, और लगता है कि अगले 4 सालों के अंदर ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, कंजर्वेटिव बैंक के अंदर मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, मीजान है, और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मीजान बैंक की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और फास्ट ग्रोइंग बैंक के अंदर एचबीएल और यूबीएल है, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये इसकी सूरत हाल है। अच्छा, नेशनल बैंक जो है वो मजबूत बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे होते हैं उसके पास में, लेकिन उसके नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है एक प्रॉब्लम है उसके लिए जो है। ठीक है। तो अब अगर आप पिछले साल का देखें तो मीजान बैंक ने ईपीएस दिया 49 रुपीज का, ईपीएस दिया 49 का, और डिविडेंड दिया 28 रुपीज का। 49 का इसने ईपीएस दिया, और 28 का इसने डिविडेंड दिया, और यूबीएल ने 52 का दिया ईपीएस आया उसका, और उसे 29 रुपीज डिविडेंड दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब ही चल रहे हैं सब जो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक और एंगल से भी अगर आप देखें तो पता ही चलता है कि जैसे जैसे 49 का इसका ईपीएस था, 28 रुपीज दिया, तो इसने काफी पैसा रख लिया आगे ग्रो करने के लिए मीजान ने। अच्छा, इसी तरीके से यूबीएल ने कहा 52 डिविडेंड था, इसे 29 रुपीज दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी काफी पैसा रोक लिया ग्रोथ के लिए। और मुस्लिम कमर्शियल बैंक का भी यही हाल हुआ है, इसने 45 ईपीएस था, 36 का डिविडेंड दिया, तो इससे भी तकरीबन ठीक ठाक अमाउंट रोका हुआ है ग्रोथ के लिए। हबीब बैंक का 46 का, इससे 20 रुपए दिया सिर्फ डिविडेंड।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 50% इसने ग्रोथ के लिए रोक लिया पैसा जो है। तो इसका मतलब ये कि इसका आगे जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है इनकी वो फास्ट ग्रोइंग का है। तो इनके प्लान्स है फास्ट ग्रोइंग के, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है इनको, जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट रोक लिया है जो है। 50% से ज्यादा रोका है इन्होंने, डिविडेंड नहीं दिया है। अच्छा, नेशनल बैंक ने तो खाली इस दफा डिविडेंड दिया है 35 रुपए और ईपीएस का 40 रुपए था। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 9 रुपए दिया और बैंक इस्लामी ने दिया 5 रुपए 41 पैसे का ईपीएस था, 2 रुपए 75 पैसे दिया। तो ये इनके डिविडेंड्स है। अब हमने आपको बेसिक्स बता दिए ताकि लोग समझ सकें जो बैंक्स के अंदर तो दिलचस्पी रखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का किस तरह परफॉर्म कर सकता है और किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा कहाँ को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर मुबशिर आपका। और जो है अभी ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें जो है बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपने हमें डिटेल जो है डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके बारे में जो है हम पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।